नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएफसी नॉलेज यूट्यूब चैनल के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण में पराली का बस 10% है योगदान, बिना आधार के हल्ला मचाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसानों द्वारा पराली जलाए जाने पर बगैर किसी वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार के ही हल्ला मचाया जा रहा है। न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के वायु प्रदूषण में पराली जलाए जाने का योगदान मात्र 10% है। न्यायालय ने केंद्र को प्रदूषण से निपटने के लिए मंगलवार को एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने निर्माण उद्योग, परिवहन, ऊर्जा एवं वाहनों की आवाजाही को प्रदूषण के बड़े कारण बताया और केंद्र से कहा कि वह अनावश्यक गतिविधियों को रोकने और कर्मियों द्वारा घर से काम करने जैसे कदम उठाए। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम द्वारा कुछ निर्णय किए गए हैं, लेकिन इसने सटीक तरीके से यह नहीं बताया कि वे वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि इसके मद्देनजर हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह कल एक आपात बैठक बुलाए और हमने जिन क्षेत्रों की बात की है उन पर चर्चा करे तथा यह देखे कि वह वायु प्रदूषण को प्रभावी तरीके से काबू करने के लिए क्या आदेश पारित कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड क्लास स्टेशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य का संगम हुआ। रानी कमलापति के नाम से गौड़ गौरव रेल से जुड़ा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 100 करोड़ की लागत से बने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का सोमवार को लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी कमलापति का नाम जुड़ने से गौड़ गौरव भारतीय रेल से जुड़ा है। आज का दिन देश के लिए गौरवपूर्ण इतिहास और वैभवशाली भविष्य के संगम का दिन है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक और कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प नहीं हुआ, बल्कि गिन्नौरगढ़ की रानी का नाम जुड़ने से इसका महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले तक जिसका भी पाला भारतीय रेलवे से पड़ता था वो भारतीय रेल को ही कोसते हुए ज्यादा नजर आता था। स्टेशन पर भीड़ भाड़, गंदगी, खाने पीने की असुविधा, ट्रेन में गंदगी, सुरक्षा की भी चिंता रहती थी। लोग चेन लगाकर बैग में ताला लगाते थे, दुर्घटना का भी डर रहता था। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब रेलवे के प्रोजेक्ट को ड्राइंग बोर्ड से जमीन पर उतरने में सालों लग जाते थे। मैंने पिछले दिनों समीक्षा की तो एक प्रोजेक्ट 40 साल से कागजों पर है। अब यह काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, मैं करूंगा, यह भरोसा देता हूं। हमारा वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से ईपीआई एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट पर फोकस है। इससे पहले करीब 15 मिनट तक प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का अवलोकन किया। रेल मंत्री ने उन्हें स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना के स्वतंत्रता वाले बयान पर अब भाजपा को भी ऐतराज। पाटिल ने बताया एक्ट्रेस को गलत। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत का 2014 में असली स्वतंत्रता मिलने वाला बयान अब बीजेपी को भी अखरने लगा है। इस बयान पर उपजे विवाद और कंगना की तरफ से किए जा रहे बचाव के बीच महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी उन्हें गलत बताया है। पाटिल ने रविवार को एएनआई से कहा कि यह कंगना रनावत की भावना हो सकती है कि वे 2014 के बाद ही स्वतंत्रता मिलना अनुभव करती है, लेकिन उन्हें 1947 में हासिल की गई आज़ादी पर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। इस पर उनका कमेंट पूरी तरह गलत है। हालांकि कंगना को इस मुद्दे पर सीनियर एक्टर विक्रम गोखले का समर्थन भी मिला। गोखले ने पुणे में एक प्रोग्राम में कहा कि मैं कंगना रनावत की तरफ से कही गई बात से सहमत हूँ। हमें आज़ादी दी गई थी, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर लटका दिए गए और उस समय के बड़ों ने उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वे लगातार गूंगे दर्शक बने रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डेंगू के डंक से दिल्ली हुई बेजार, 6 साल का रिकॉर्ड टूटा, मिले 2569 मामले, अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली केवल प्रदूषण से ही नहीं परेशान है, बल्कि दिल्ली में डेंगू ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बार दोस्तों डेंगू से इतने मामले मिले हैं जितने पिछले 6 साल में भी नहीं आए थे। ऐसे में 6 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां पर एक सप्ताह में 2569 नए केस मिले हैं। इस सीजन में कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5277 हो गया है। ये बीते 5 सालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों केवल 13 नवंबर को डेंगू के 3740 केस आ चुके हैं।
हैं। 2015 के बाद किसी भी एक महीने में दर्ज होने वाले सबसे अधिक यही मामले हैं। दिल्ली में डेंगू से अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्थानीय निकाय द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 के बाद इस साल डेंगू से सबसे ज्यादा मामले आए हैं। पिछले एक सप्ताह में डेंगू के करीब 2500 से ज्यादा नए मामले आए। हालांकि इस दौरान बीमारी से किसी की मौत नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में फिर कोरोना की दस्तक। हफ्ते भर में डेल्टा वेरिएंट के सबसे ज्यादा 1300 से ज्यादा मामले आए सामने। 21 प्रांतों तक फैला संक्रमण। जी हां दोस्तों, चीन इस समय कोरोना वायरस से सबसे तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहा है। इसके चलते चीन के पूर्वी इलाकों के कुछ क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह वेरिएंट पिछले हफ्ते से देश भर में पैर पसार रहा है। महामारी की शुरुआत से अब तक चीन में सिर्फ 98,315 मामले सामने आए हैं। दोस्तों, ऑफिशियल डाटा के अनुसार राइटर ने बताया कि 17 अक्टूबर और 14 नवंबर के बीच डेल्टा वेरिएंट के कुल 1308 मामले मिले हैं, जो गर्मी के सीजन में आए 1280 मामलों से भी ज्यादा हैं। इस तरह यह चीन का सबसे तेजी से फैलने वाला संक्रमण बन गया है। 14 नवंबर तक चीन में 98,315 कोरोना वायरस मामलों को कंफर्म किया गया, जिनमें देश के और विदेश से आने वाले लोग भी शामिल हैं। साथ ही अब तक 4636 मौतें चीन में दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक। रेगुलेशन के दायरे में लाने पर बन गई आम सहमति। जी हां दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर जारी वित्तीय मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में माना गया है कि डिजिटल करेंसी में निवेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि बैठक में आमंत्रित क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सदस्यों के साथ डिजिटल करेंसी में निवेश को रेगुलेशन के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। स्थायी समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा कर रहे हैं। दोस्तों, संसदीय समिति की बैठक में क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करने को लेकर आम सहमति बन गई है। हालांकि इंडस्ट्री के सदस्यों और दूसरे स्टॉक होल्डर्स को अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसे रेगुलेटर की भूमिका सौंपी जानी चाहिए। बैठक के दौरान सांसदों ने निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं भी समिति के सामने रखी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में रहेगी शराबबंदी या हट जाएगा प्रतिबंध। आज मुख्यमंत्री नीतीश करेंगे समीक्षा। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी या हटा ली जाएगी, इस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा यह तो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शराबबंदी पर नीतीश सरकार और भी कड़े फैसले ले सकती है। कई लोगों पर जवाबदेही तय करने का फैसला भी होने वाला है। शराबबंदी कानून को लेकर पुलिस और उत्पाद विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। समझा जा रहा है कि इसे लेकर भी सख्ती दिखाई जा सकती है। दोस्तों, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी सुरेश भारद्वाज ने बैठक के पहले कई सुझाव देते हुए कहा कि बिहार की सीमा 2 देशों और 2 राज्यों से लगी हुई है, तो यह तो संभव नहीं है कि प्रदेश में शराब को पूरी तरह से आने से रोका जा सके, लेकिन इसके लिए उत्पाद विभाग और पुलिस की जवाबदेही और कड़ाई से तय करनी होगी। साथ ही एक सबसे बड़ा कदम उठाना होगा, वो यह कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना होगा। बिना इसके इस अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के घर पर हमला। किताब पर उठे विवाद के बीच कांग्रेस नेता के नैनीताल वाले घर पर पत्थरबाजी आग भी लगाई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और बोको हराम जैसी आतंकी संगठनों से करने के बाद से हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर पर हमला करने वाले उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। सभी नारे लगाते हुए उनके घर में घुस गए। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस खुर्शीद के घर पहुंच गई। आग को बुझा दिया गया। फिलहाल घर के बाहर पुलिस तैनात की गई है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर पर हमले के बाद खुर्शीद ने कहा कि यह हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर है। मैंने घर के दरवाजे बातचीत करने वालों के लिए हमेशा खोले रखे हैं। इस घटना ने साबित कर दिया कि मेरी बात सही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा कि क्या अब भी मेरा यह कहना गलत है कि यह हिंदू धर्म नहीं हो सकता। कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर शशि थरूर ने भी लिखा कि यह शर्मनाक है। सलमान खुर्शीद ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को गौरवान्वित किया है। हमारी राजनीति में असहिष्णुता के बढ़ते स्तर की सत्ता में बैठे लोगों को निंदा करनी चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में अब सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा पोस्टमार्टम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का है ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में अब सूर्यास्त के बाद भी शवों का पोस्टमार्टम हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को जानकारी दी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला किया है कि जिन अस्पतालों के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है वो अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म हो गई है। नए प्रोटोकॉल में कहा गया है कि अंगदान के लिए पोस्टमार्टम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भी उन अस्पतालों में किया जाना चाहिए जिनके पास नियमित आधार पर इस तरह के पोस्टमार्टम करने के लिए बुनियादी ढांचा है। अपने इस फैसले में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी संदेह को दूर करने और कानूनी मकसद के लिए रात में सभी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी कि किन शवों का रात में पोस्टमार्टम नहीं होगा। फैसले के मुताबिक जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति न हो तब तक हत्या, आत्महत्या, बलात्कार, शत-विशत शव जैसी कैटेगरी के तहत रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। सरकार ने अपने नए फैसले के बारे में सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों को अधिसूचित कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो दोस्तों वैसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी मामला, आशीष मिश्रा सहित 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने इस आधार पर सुनाया फैसला। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गिरफ्तार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने अन्य 2 आरोपियों को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी ने सोमवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने अपने आदेश में तिकुनिया मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा व सह आरोपी आशीष पांडे व लवकुश राणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायालय में तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई और लगभग 2 घंटे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की केस स्टडी, केस डायरी, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त 4 आग्नेय शास्त्रों की फोरेंसिक और बैलिस्टिक रिपोर्ट और हिंसा में आरोपियों की संलिप्तता को स्थगित करने के लिए 60 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जमा किए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तिकुनिया हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हिंसा की जांच के लिए संगठित एक विशेष जांच दल ने मामले में 12 अन्य आरोपियों की पहचान भी की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत सभी 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया के लिए शर्मनाक दिन, आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप टीम में एक भी भारतीय शामिल नहीं, पाकिस्तान के बाबर आजम को बनाया गया कैप्टन। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान से मिली हार के बाद टीम इंडिया को एक और शर्मनाक दिन का सामना करना पड़ रहा है। आईसीसी ने टूर्नामेंट खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप की बेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान किया। इस टीम में आईसीसी ने एक भी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को आईसीसी ने अपनी टीम का कप्तान बनाया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सेमीफाइनल पर पहुंचाने वाले बाबर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन भी उनके बल्ले से निकले थे। उन्होंने 6 मैचों में 60.60 की औसत से और 126.25 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 303 रन बनाए। 6 मैचों में बाबर के बल्ले से 450 स्कोर भी निकले। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को टूर्नामेंट जीतने के लिए फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को खासा निराश किया। पहले ही मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी। इस हार के गम से पूरा देश उभर भी नहीं पाया था कि अगले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। हालांकि इसके बाद कोहली एंड कंपनी ने अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड और नामीबिया को आसानी से हराया, लेकिन सेमीफाइनल में जगह पक्की नहीं कर सकी। वैसे दोस्तों आईसीसी की टीम ऑफ टूर्नामेंट की बात की जाए तो वह कुछ इस प्रकार से है: डेविड वार्नर, जोश बटलर, बाबर आजम, चरित हसलंका, एडन माकरम, मोइन अली, वारेंदु हसरंगा, एडम जंपा, जोश हजलवुड, ट्रेड बोल्ट, एनरिच न्यत्या और 12वां खिलाड़ी है शाहिन शाह अफरीदी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
17 नवंबर से दिल्ली में नहीं मिलेगी आपकी पसंदीदा शराब, जानिए क्या है कारण। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत मौजूदा सरकारी शराब की 372 दुकानें 16 नवंबर तक ही वैलिड है। इसके बाद ये सभी बंद हो जाएंगी और 17 नवंबर से शराब की नई 849 नई दुकानें खुलती हैं। लेकिन इस बीच आशंका जताई जा रही है कि शुरू के कुछ दिनों तक नई दुकानें कम ही खुल पाएंगी। इसके साथ ही जो दुकानें खुलेंगी उनमें भी लोगों को अपनी पसंद की शराब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दरअसल दोस्तों, 1 अक्टूबर से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें बंद हो गई थी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 266 प्राइवेट शराब की दुकानों सहित सभी 849 शराब की दुकानें टेंडर के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई है। नए लाइसेंस धारक शराब की खुदरा बिक्री 17 नवंबर से शुरू करेंगे। इस दौरान सिर्फ राज्य सरकार द्वारा संचालित शराब की दुकान ही खुलेंगी, जो 16 नवंबर के बाद बंद हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 5 फाइटर जेट्स के साथ भव्य एयर शो की तैयारी, आसमान में लहराएगा तिरंगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले गाजीपुर से राजधानी लखनऊ को जोड़ने वाले नए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर मंगलवार को भारतीय वायुसेना ने एक भव्य एयर शो की योजना बनाई है, जिसके तहत इस एक्सप्रेसवे पर सुखोई 30 MKI जगुआर और मिराज 2000 फाइटर जेट्स द्वारा फ्लाई पास्ट और रोलर पैंडिंग का भव्य शो किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले के पास 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 35 लोगों के दल को C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से उतारा जाएगा। यहां के बाद प्रधानमंत्री मोदी पास ही में जनसमूह को संबोधित भी करने जाएंगे। करीब 1 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे तो एयर शो शुरू हो जाएगा। इस शो में क्षमता प्रदर्शन के लिए एक मिराज 2000 पहले टर्न राउंड सर्विसिंग के लिए हवाई पट्टी पर उतरेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, TRS एक मानक प्रक्रिया जिसके तहत विमान को अगले मिशन के लिए तैयार किया जाता है। मिराज 2000 के TRS के लिए ग्राउंड क्रू पहले से ही तैनात रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, शादी के सीजन में घटे सोने चांदी के दाम। दोस्तों, शादी के सीजन के बीच सोने के दाम में आज गिरावट दर्ज की गई है। फिर भी दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को गोल्ड का दाम 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर बरकरार रहा। वहीं चांदी की कीमतें में भी आज कमी दर्ज की गई है, लेकिन चांदी भी इसके बावजूद 65,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर ही रही। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1862 प्रति औंस, जबकि चांदी $25.18 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विदेशी यात्रियों को राहत, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी सहित 99 देशों के यात्रियों को भारत आने पर नहीं रहना होगा क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, भारत ने सोमवार को अमेरिका, ब्रिटेन, UAE, कतर, फ्रांस और जर्मनी सहित 99 देशों के लोगों को देश में एंट्री की छूट दे दी है। इसके तहत इन 99 देशों के यात्रियों का कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो गया है, तो उन्हें अब यहां क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं होगी। भारत ने पिछले साल मार्च में टूरिस्ट वीजा सस्पेंड कर दिए थे। इसके बाद 15 अक्टूबर से चार्टर्ड प्लेन की अनुमति देकर इसे फिर से शुरू किया गया। नए नियम के अनुसार इन 99 देशों, जिसे कैटेगरी A कहा जाता है, के यात्रियों को भारत के लिए रवाना होने से पहले 72 घंटों के भीतर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन 99 देशों में ऐसे देश हैं जिनका भारत के साथ कोरोना को लेकर जारी प्रतिबंधों पर छूट को लेकर समझौता है। इसके अलावा इनमें ऐसे देश भी हैं जिनका भारतीयों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन लगवाने के सर्टिफिकेट को मान्यता देने का समझौता है। मंत्रालय के मुताबिक इन 99 देशों को एक कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद में सड़क किनारे अंडे, मछली समेत सभी नॉनवेज बेचने पर लगा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, वडोदरा, राजकोट और भावनगर के बाद अहमदाबाद में अधिकारियों ने सड़कों पर अंडे, मछली और अन्य मांसाहारी वस्तुओं की बिक्री को रोकने का फैसला किया है। नए प्रतिबंध मंगलवार यानी कि 16 नवंबर आज से ही प्रभावी हो जाएंगे। नई गाइडलाइन के तहत फेरी वालों को कॉलेज और धार्मिक स्थलों के बाहर मांसाहारी भोजन बेचने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले वडोदरा और राजकोट के नगर निगमों ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सड़क पर बेचा जाने वाला मांसाहारी भोजन हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। उन्होंने कहा कि इन स्टॉलों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए खतरा है। राजकोट के मेयर प्रदीप दाऊ ने मंगलवार को इस संबंध में एक अभियान शुरू किया। गुरुवार को वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष हितेंद्र पटेल ने नगर निकाय को 15 दिनों के भीतर सभी मांसाहारी फूड स्टॉलों को सड़क से हटाने का निर्देश दिया। VMC में विपक्ष के नेता आमिर रावत ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या सरकार यह तय
नहीं कर सकती कि किसे क्या और कहां क्या खाना चाहिए। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी प्रसिद्ध था? जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जिसको कि हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।